आज पूर्व, पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित त्रिपुरा राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान माणिक शाह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा में मेरे साथी श्री विप्लव कुमार देव जी, श्री राजीव भट्टाचार्य, संसद सदस्य राज्यसभा, श्रीमती महारानी कृति सिंह देव बर्मन जी, सांसद लोकसभा, प्रोफेसर मिलन रानी जमातिया जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग त्रिपुरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर बी.पी. फिलिप जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नागालैंड, श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव राजभाषा विभाग और उपस्थित सभी राजभाषा प्रेमी, हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। सबसे पहले त्रिपुरा की इस महान भूमि पर आकर मैं मां त्रिपुरा सुंदरी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर न जाने कितने सालों से न केवल त्रिपुरा, न केवल नॉर्थ ईस्ट, देश भर के यात्रिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और मुझे आज इस सम्मेलन में कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जब जब मेरे जीवन में संकट आया, मुझे लड़ने की प्रेरणा यही त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ने दी है। मैं फिर से एक बार मां त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यहां पर ढेर सारे राजभाषा का महत्व समझने वाले उत्तरी क्षेत्र के, पूर्वोत्तर के और पूर्वी क्षेत्र के ढेर सारे महानुभाव यहां पर उपस्थित है। मैं आज इस सम्मेलन में श्री शिवाजी महाराज ने स्वराज का आंदोलन शुरू किया था, उस वक्त को याद करना चाहता हूं, जब पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी में हिम्मत नहीं थी मुगलों की ताकत को इसके सामने खड़ा होने की। उस वक्त 16 वर्ष के एक युवा शिवाजी ने एक मंदिर में प्रतिज्ञा करी कि इस देश को मैं आजाद करूंगा, स्वराज की स्थापना करूंगा। जब आगे चलकर छत्रपति के रूप में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और हिंदवी स्वराज की स्थापना हुई, तब कई जगह पे उल्लेखित है शिवाजी महाराज और गाग भट्ट का संवाद कि स्वराज का मतलब क्या है। स्वराज का मतलब सिर्फ शासन नहीं है। स्वराज का मतलब होता है स्वभाषा, स्वराज और स्वधर्म, ये तीनों मिलकर स्वराज होता है। और आज हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यहीं से प्रेरणा लेकर हिंदी को देश की राजभाषा बनाने का निर्णय किया होगा, जो आज हमें स्व की ओर वापिस ले जाने की एक बहुत बड़ी आंदोलन बनकर हमारे सामने हिंदी उभरी है। मित्रों, कई सालों तक हिंदी के लिए अपप्रचार किया गया।
कि हिंदी थोपी जा रही है। अरे भाई, थोपना क्या है? हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक ही मां की दो बहनें हैं जो एक साथ पनपी, बढ़ी और आगे बढ़ी। हिंदी की कभी स्पर्धा बंगाली से नहीं हो सकती, गुजराती से नहीं होती, तमिल, तेलुगु, मलयाली से नहीं हो सकती है हिंदी। और जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तो अपने आप ये सारी भाषाएं मजबूत होती है, सारी भाषाओं को ताकत मिलती है। मगर मुझे आनंद है कि ये 10 साल में ये अपप्रचार ने बिल्कुल अपना स्थान देश में खो लिया है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश स्वभाषा सीखकर, स्वभाषा अपनाकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आज मजबूती के साथ खड़ा है। यह भी अपप्रचार हुआ कि अपनी भाषाओं का बढ़ावा देंगे तो हम विकास से दूर हो जाएंगे, अनुसंधान से दूर हो जाएंगे, विश्व में अलग थलग पड़ जाएंगे। जो ये लोग कहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी हो या जापान, कोरिया हो या फ्रांस, रसिया हो या चीन, इस सभी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजिंदे व्यवहार तक और अनुसंधान तक सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषा में ही समाहित किया और अपनी भाषा में अपने देश को चलाया। और ये सारे देश विश्व के विकसित देशों की गिनती में। कोई भी देश की अपनी भाषा उसको विकास से महरूम नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं ले जा सकते। जो भी देश अपनी भाषा में अपना व्यवहार करता है उसका विकास अधिक होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर कोई भी चीज सरलता से समझानी है तो वो सरलता से समझाने का माध्यम उसकी मां की भाषा ही हो सकती है और कोई भाषा नहीं हो सकती। आप भी जब किसी और भाषा बोलते होंगे, अगर आप बंगाली बोलते हैं तो पहले आपका दिमाग बंगाली में अनुवाद करेगा, फिर इसका जवाब बंगाली में तैयार करेगा और फिर अन्य भाषा में भाषांतरित कर कर वो बोलेगा। अगर ये बात बच्चे को करनी पड़ती है तो इसकी सीखने की क्षमता 1/3 हो जाती है। इसीलिए भारत सरकार ने तय किया है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में होगी, अपनी भाषा में ही बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करेंगे। आज अच्छा हुआ अंशुली जी ने डॉक्टर बीपी फिलिप को यहां पर बुलाया है। उन्होंने नागरी लिपि के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। विनोबा भावे जी ने अपना पूरा जीवन नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में खर्च किया। आचार्य भावे ये भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े प्रशंसक थे और बहुत आग्रह से भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का काम करते थे। उन्होंने 2 कदम आगे जाकर सोचा कि इस देश में कई भाषाएं तो हैं जिनकी लिपि है, मगर कई सारी बोलियां भी है जिसकी लिपि नहीं है। तो ये बोलियों को भी संभालना चाहिए, बोलियों को भी संग्रहित करना चाहिए। अगर ये बोलियों को संग्रहित करना है तो सारी बोलियों की एक लिपि बनानी पड़ेगी और वहीं से नागरी लिपि की संकल्पना आई है। और मैं आज मोदी जी एआई का बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, प्राकृतिक मेगा का।
इसमें दुनिया भर के विद्वान आए हैं। डॉक्टर बीपी फिलिप ने कहा, वो बात सही है कि नागरी लिपि कंप्यूटर फ्रेंडली लिपि है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि नागरी लिपि। संस्कृत हो, हिंदी हो, या आचार्य भावे ने जिसका आग्रह करा वो नागरी लिपि, ये सभी नागरी लिपि से जानी जाने वाली भाषाएं हैं। और नागरी लिपि को हम सभी बोलियों के साथ जोड़ देते हैं तो हम हमारे देश की 2000 से ज्यादा बोलियों को संरक्षित करने का काम अपने आप कर देते हैं। वो बोलियां लुप्त नहीं होगी। ये सारी बोलियों को संरक्षित करना है तो हमें नागरी लिपि के आंदोलन को और मजबूत कर 2 कदम आगे ले जाने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सारी बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर अपनी बोली को एक लंबा आयुष्य देने के लिए निश्चित रूप से तैयारी करेगी और वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा। मित्रों, आज यहां पर ढेर सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया और सबसे बड़ी बात है, दृष्टिबाधितों को एआई संचालित चश्मे का वितरण किया गया। ये जो चश्मा दिया गया है वो हिंदी और बांग्ला में उनको सरलता से चश्मे के माध्यम से सब चीजें समझाएगा। ये चश्मा वॉइस बेस्ड कंट्रोल्ड, पर्यावरण वर्णन, टेक्स्ट रीडिंग और बहुभाषी अनुवाद का समर्थन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे दृष्टिबाधित लोगों को, जिनको देखने की क्षमता कोई न कोई कारण से ईश्वर ने नहीं दी है, उनको पढ़ने का और विश्व को देखने की, समझने की एक बहुत बड़ी ताकत देगा। मित्रों, आज हम त्रिपुरा में बैठे हैं। त्रिपुरा अष्टलक्ष्मी समूह हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक राज्य है। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ करते थे। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहां टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहां हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका करी। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में
200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं होगी। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह हैं। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ था। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में कहीं नहीं। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं होती। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए। बांग्ला, कोकोबोरोक और हिंदी, तीनों भाषाएं यहां बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद करने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे बढ़ी। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं होनी चाहिए। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकता है। और हम नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डैनी डेंगजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच बना, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बनी। और यही बात हर राज्य को लागू होती है। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे एमओएस बंडी जी को अभिनंदन देते थे कि बंडी जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे करता। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं,
देश भर में घूमता हूं, मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा हूं। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल थे। परंतु ये सारे महानुभावों ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी किया, क्योंकि वो समझते थे कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद सारथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने यहां पर भावना व्यक्त करी कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनंती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं, बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना चाहिए। हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित है, अपनी पहचान के लिए समर्पित है। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गई माध्यम है। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए।
अगर बच्चा अपनी मातृभाषा से सीखने से वंचित रह जाएगा, वो आपके साहित्य से वंचित हो जाएगा, वो आपकी भाषा की कविताओं से वंचित रह जाएगा, आपके भाषा के सुभाषितों से वंचित रह जाएगा, आपके प्रदेश के इतिहास से वंचित रह जाएगा और अंततोगत्वा हमारी संस्कृति से भी कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को हमने भारत के साथ, हमारे प्रदेशों के साथ, हमारे संस्कार के साथ, हमारी संस्कृति के साथ जोड़कर रखना है, तो सभी अभिभावकों को, माता पिताओं को मेरा आग्रह है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में ही संवाद करिए और बच्चे को अपनी भाषा जरूर सिखाइए, लिखना भी सिखाइए, पढ़ना भी सिखाइए, बोलना भी सिखाइए। जब ये प्रवाहित स्वरूप से अपनी भाषा सीखेगा, बोल पाएगा, इसके आत्मविश्वास में अनेक गुना वृद्धि होगी, अभिव्यक्ति की शक्ति उसकी अनेक गुना बढ़ जाएगी, विश्लेषण की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी और निर्णय को क्रियान्वयन करने के लिए आयोजन करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारे गुण भाषा से जुड़े हुए हैं। तो हर अभिभावक ने अपने बच्चे को आग्रह से अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा सिखानी चाहिए और उनके साथ उसी भाषा में बातचीत करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बहुत आनंद है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट से और पूरे उत्तर और पूर्वी भारत से इतने सारे लोग आज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं बंगाल के मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और त्रिपुरा सरकार का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर यहाँ पर आपने राजभाषा के प्रचार प्रसार को गति देने का काम किया है। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का, उनके इस प्रेरक और भावपूर्ण संबोधन के लिए, उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और मंचासीन सभी विभूतियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पूर्व